खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात से जुड़ी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है, फिर से यहां पर हलचल दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर इटावा गैंगस्टर जमानत मामले की है, जहां पर एबीपी गंगा पर कल दिखाई गई खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। यहां पर गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव को जमानत मिलने पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के पकड़े जाने की है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। चौथी बड़ी खबर गोरखपुर से है। यहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश शार्प शूटर परवेज को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और पांचवी बड़ी खबर यूपी में कोरोना के केसेस कम होने की है। इसको देखते हुए कल से अनलॉक जिलों की संख्या बढ़कर 71 हो जाएगी। यूपी में अब कोरोना के नए केसेस की संख्या 1100 थी पिछले 24 घंटे में। और अब एक बड़ी खबर से विस्तार में बात की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में 1 लाख का इनामी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। शार्प शूटर परवेज को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। कुख्यात खान मुबारक का दाहिना हाथ था परवेज। चिलवाताल इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। कुख्यात खान मुबारक का दाहिना हाथ कहे जाने वाले शार्प शूटर परवेज को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है, चिलवाताल इलाके में। अंबेडकर नगर के कुख्यात अपराधी खान मुबारक का दायां हाथ और मेन शूटर परवेज आज मुठभेड़ में मारा गया। और आपको बताएं कि खान मुबारक के जेल जाने के बाद से परवेज उसका सारा आपराधिक साम्राज्य संभाल रहा था। आपको बताते हैं कि यह कुख्यात अपराधी परवेज कौन था, इसका हिस्ट्री शीट क्या है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। तो ये खान मुबारक का सारा आपराधिक साम्राज्य संभाल रहा था। और परवेज का नाम चर्चा में तब आया जब 15 अक्टूबर 2018 में इसने अंबेडकर नगर में बसपा नेता जुर्गाम मेहंदी और उसके चालक की दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इस पर लखनऊ एडीजी जोन ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था और यह तब से फरार था। कई महीनों से यह नेपाल में रहकर नेटवर्क चला रहा था और आज किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने यह गोरखपुर आया था, जहां पर एसडीएफ से मुठभेड़ हुई और इसकी मौत हुई। यह है इसकी कुंडली एबीपी गंगा पर। लखनऊ चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी बहुत सारी जानकारियां लेकर इस मुठभेड़ के बारे में, इस अपराधी के बारे में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, थोड़ा सा परिचय मैंने इसके आपराधिक रिकॉर्ड का अभी दर्शकों को दिया और बताया कि ये किसी आपराधिक मिशन पर गोरखपुर में था। जब एसटीएफ को इस बात का पता चला या शायद उन्होंने इसे लगातार ट्रैक किया और मुठभेड़ में मार गिराया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एसटीएफ कब से इस पर निगाह रखे हुए थी, आज किस तरह की सूचना मिली एसटीएफ को, कौन उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था और इसने जिस किस्म के अपराध को अभी तक अंजाम दिया था उसमें सबसे बड़े अपराध कौन से थे? जी राजन, देखिए खान मुबारक गैंग का बहुत एक्टिव शूटर था और उसका दाहिना हाथ माना जाता था परवेज। ये मूल रूप से अंबेडकर नगर का रहने वाला है और 2018 अक्टूबर में इसने सबसे बड़ी घटना की थी और उसी से चर्चा में आया था जब बसपा नेता जुर्गाम मेहंदी और उसके चालक की दिन दहाड़े बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। ये 3 बाइक से 6 लोग आए थे और उसकी जो लग्जरी कार थी उसको रोक के ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, दोनों का मर्डर किया। हम आपको बता दें कि जुर्गाम मेहंदी और खान मुबारक के बीच 10 साल से रंजिश चल रही थी और खान मुबारक के इशारे पर ही परवेज ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मामले में खान मुबारक समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी और उसके बाद से जब खान मुबारक जेल में है और जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा है, सारा धंधा सारा कारोबार परवेज ही यहाँ संभाल रहा था। और जब पुलिस का दबाव बढ़ा है, आपको बता दें कि जुर्गाम मेहंदी की हत्या के बाद ठीक 1 साल बाद उसके जो चश्मदीद गवाह था शफीक, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये नवंबर 2019 में उसको गोलियां मारी गई थी। इसमें भी परवेज का ही नाम आ रहा था। एक तरह से जिस तरह से उसने बड़ी वारदात की और उसके बाद सारे सबूत, सारे जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे उनको भी रास्ते से हटाता जा रहा था। पुलिस का दबाव बढ़ने पर जब इसके ऊपर इनाम घोषित किया, लखनऊ जोन के जो एडीजी हैं उन्होंने इनाम घोषित किया है 1 लाख रुपए बीते साल, उसके बाद से ये फरार चल रहा था और ये नेपाल में छुपा हुआ था। नेपाल से
यूपी आता था, बॉर्डर चोरी छिपे क्रॉस करके, उसके बाद यहाँ पर वारदातें करता था, अपनी गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था और वापस लौट जाता था। आज गोरखपुर से जो एसटीएफ की यूनिट है गोरखपुर में, उसको सूचना मिली कि परवेज किसी वारदात के इरादे से यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, आपस में गोलियां चली हैं, जिसमें परवेज की मौत हो गई। परवेज के पास से 2 पिस्टलें मिली हैं। 2 पिस्टल लेके आने का मतलब है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो आया था गोरखपुर, और कोई ना कोई ऐसा कारोबारी या कोई नेता जिसके ऊपर साजिश हो सकती थी, हमले की आशंका हो सकती थी, इस बारे में एसटीएफ अभी छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि परवेज जो है वो खूंखार शूटर था, उसका निशाना अचूक था, हमेशा अपने पास 2 पिस्टलें रखता था वो। आज जो उसके पास से पिस्टल मिली है उसमें एक 9mm की पिस्टल है और एक 32 बोर की पिस्टलें हैं। दोनों पिस्टलें फुल्ली लोडेड थी, मैगजीन पूरी भरी हुई थी। इसके मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयारी से आया था कि अगर कहीं से भी पुलिस से आमना सामना होता है तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन एसटीएफ ने घेराबंदी करके उसको, और एसटीएफ को कामयाबी मिली। बेशक ये एसटीएफ की कामयाबी है विवेक, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड आप इसका परवेज का बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इटावा जेल से जमानत मिलने के बाद छूटे गैंगस्टर सपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के जुलूस का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफिले में शामिल 24 गाड़ियों के साथ साथ 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी तक धर्मेंद्र पुलिस की पकड़ से दूर है। देर रात पुलिस ने इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर, फिरोजाबाद और आगरा सहित कई जिलों में दबिश देकर यह कार्रवाई की थी। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना महामारी के बीच भी सपा नेता की रिहाई के बाद जो काफिला निकला, उसमें बहुत सारी संख्या में लोग शामिल थे और किसी ने भी कोरोना नियमों का पालन करना उचित नहीं। और ये काफिला जब हाईवे पे पहुंचा है तो एक जुलूस के रूप की शक्ल में आया है, और इसका वीडियो जब वायरल हुआ है तो इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो प्रथम दृष्टया बात निकल के आई, जेल चौकी इंचार्ज जिनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी उनको निलंबित कर दिया गया है, और पुलिस अधीक्षक नगर को इसकी जांच दी गई है कि इटावा और औरैया से जो भी गाड़ियां सम्मिलित हुई थी इस जुलूस में, उन सब की जांच करें, और जो भी इसके बावजूद जिनका दोष परिलक्षित होगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक इस वक्त हमारे साथ इटावा से जुड़ गए हैं। मोहम्मद, ये बताइए कि अब तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने, जैसा कि दावा अभी हम सुन रहे थे पुलिस अधिकारी का। जी राजेंद्र जी, बता दें कल रात ताबड़तोड़ इटावा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद जिस तरह पुलिस हरकत में आई, 8 टीमें बनाई गई, जिसमें साइबर की, क्राइम ब्रांच की इटावा पुलिस की टीमें थी। आसपास इटावा के जितने भी जनपद लगे हुए हैं सभी जगह कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो वीडियो में, जो वायरल वीडियो में गाड़ियां दिखाई दे रही थी, सबसे पहले उन गाड़ियों को उठाया गया, उनके मालिक को उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। जिसके बाद 24 गाड़ियों को और लगभग 34 लोगों को उठाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे जानकारी की जा रही है कि इसका जो मुख्य आरोपी था धर्मेंद्र, वो कहाँ है, क्योंकि उसकी लोकेशन अभी तक इटावा पुलिस नहीं तलाश पा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारिक। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर, लेकिन पूछताछ के जरिए उस तक पहुंचने का प्रयास पुलिस का। इधर मुरादाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां पर कारोबारी कुलदीप गुप्ता का अपहरण कर फिरौती की रकम लेने के बाद भी अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। कुलदीप गुप्ता का शव बिजनौर जिले के जंगलों में मिला। कुलदीप मुरादाबाद में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते थे। उनकी हत्या के बाद परिवार वाले सदमे में हैं और पुलिस अभी तक किसी अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही है। ये घटना मुरादाबाद के पाकपाड़ा थाना इलाके की है। खबरों के मुताबिक कुलदीप का अपहरण करने के बाद 4 लाख रुपए उससे मांगे। और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके नौकर के माध्यम से 4 लाख रुपए पाए थे, जो कि दुकान पर ही आकर के एक व्यक्ति लेकर के गया था। जब इनका फ़ोन नहीं लगा दोपहर के बाद, तो उसमें इनकी पत्नी ने शिकायत किया। परिवारजन इनके थाने पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। बाद में उसको FIR में तरमीम कर दिया गया था तत्काल, और पुलिस टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि इनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लोकेशन इनकी बिजनौर ज़िले में प्राप्त हुई, और अगले दिन शाम को पता चला एक डेड बॉडी जिसकी पहचान इनके रूप में की गई, जो मिसिंग थे।
इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और इस घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने हमारे दुकान के 2 मैकेनिक उठाए, उनसे पूछताछ जारी है और उनकी लोकेशन बाहर जाके मिली और बाहर जाने के बाद फिर हमें वहाँ से बैरिंग लौट आए। लौटने के बाद शाम को 8 बजे के आसपास हमें फिर एसओ साहब ने बुलाया, पागड़ा थाना अध्यक्ष जी ने। उन्होंने बुलाने के बाद हमसे कहा कि 2 व्यक्ति घायल पड़े हैं, उन्हें जाकर शिकायत कर लीजिए। हम जब वहाँ पहुँचे तो वो हमारे भाई के रूप में मृत मिले। अच्छा, कैसे मारा गया था उनको? मुस्तफ़ा को भेज रहा हूँ, उसे पैसे दे देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने मुस्तफ़ा आया, मुस्तफ़ा की बात करा थी, मैंने कहा ले भैया से बात कर ले। बोला पैसे मिल गए? बोले हाँ। बोले आ जाओ दुकान पे आ जाओ। मैं बोली मैं घर जाऊँ? बोले हाँ। मैं घर पहुंच गई। फिर मैंने बेटे से कहा कि पापा को फ़ोन करिए। पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ हो? बोले हाँ बताओ। मैंने कहा कि तो पैसे मिल गए? बोले हाँ ठीक है बाद में बात करता हूँ। फिर कोई बात नहीं हुई। इसके बाद फिर हमने 5 बजे फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। फिर हमें टेंशन हो गई। अपहरण के बाद फिरौती की रकम लेने के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। यूपी के टॉप 10 क्रिमिनल्स में शामिल आजमगढ़ के कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ आजमगढ़ के एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी है। अपराधी की पत्नी के अलावा पुलिस ने उसके एक सहयोगी शिव प्रकाश उर्फ लालचंद यादव के खिलाफ भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वंदना सिंह और उसका सहयोगी दोनों ही इस वक्त फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस वंदना सिंह और लालचंद की तलाश कर रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख है वंदना सिंह, कुंटू सिंह की पत्नी, और फरार है। अगली बड़ी खबर उन्नाव से है। नशे की हालत में हाई टेंशन वायर पर चढ़ा युवक, बिजली की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। फतेहपुर चौरासी थाना इलाके के दुल्लापुर गांव की घटना है। बेहद अफसोसनाक यह खबर उन्नाव से। नशे की हालत में ये युवक खंबे पर चढ़ा और वायर की चपेट में आया। फतेहपुर चौरासी थाना इलाके के दुल्लापुर में इसकी मौत हो गई। हाई टेंशन वायर पर चढ़ा हुआ था युवक, नशे की हालत में था। बिजली के करंट से इस युवक की मौत उन्नाव में। बड़ी खबर है दिल्ली से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक समाप्त हो गई है। जेपी नड्डा सभी महासचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रदेश के सभी भाजपा महासचिवों के साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो गई है। अब उनके साथ वो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। और वहीं यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। लखनऊ दौरे पर राधा मोहन सिंह ने हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बात की। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की। उनके आवास पर तकरीबन 25 मिनट तक ये मुलाकात चली है और हृदय नारायण दीक्षित संसदीय मामलों के भी जानकार है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है। सर, आज जिस तरीके से यूपी प्रभारी राधा मोहन जी आए, आपसे मुलाकात की, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, दोनों संवैधानिक पद हैं, ऐसे में प्रभारी आते हैं, बातचीत करते हैं, जनरल बातचीत हुई या कुछ और चीज़ें रही? एक बात तो ये है कि हम लोग बड़े पुराने मित्र हैं और वह बहुत लंबे समय तक संगठन मंत्री और युवा मोर्चा ऐसे तमाम पदों पर, मंत्री, कृषि मंत्री, सफल कृषि मंत्री, ऐसे पदों पर रहे। हम लोग मित्र हैं, आए तो सब स्वाभाविक थी। किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन एक हफ्ते से जो
सरगर्मियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। बी एल संतोष आते हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के, वो बैठ के करते हैं। राधा मोहन सिंह आते हैं, फिर वो मिलते हैं। बहुत सारी चर्चाएं उत्तर राधा प्रदेश में मोहन जारी सिंह हैं। जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, इसलिए उनका आना अलग से कोई विशेष हेतु से आया ऐसा नहीं। अभी तो और ज़्यादा रहने वाले हैं यहाँ। आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उनका 7 तरह का ना ये शिष्टाचार बैठती है, इसमें किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि संसदीय मामलों के जानकार हैं हृदय नारायण दीक्षित, विधानसभा के स्पीकर भी हैं। और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि जो भी कैबिनेट में जो सीटें बची हुई हैं, खाली बर्थ हैं, वो भरना या ना भरना वो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। पर आज की ये जो दोनों बैठकें हुई हैं, इसके निहितार्थ क्या होंगे, बहुत सारी चर्चाएं इस पर हैं। पर चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रभारी हों, सभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक औपचारिक मुलाकात थी, एक शिष्टाचार भेंट थी। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर है लखनऊ से, वहां पर एक बार फिर से धारा 144 लगा दी गई है। 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई। 6 जुलाई तक लखनऊ में, राजधानी में धारा 144 लागू रहेगी। फिर से एक बार सवाल उठता है कि जब केसेस कम हो रहे हैं कोरोना के, तो क्या वजह हो सकती है इस मूव के। 6 जुलाई तक खबर है कि लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। आने वाले 1 महीने तक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे लखनऊ में, शहर में, सड़कों पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर। धारा 144 लागू रहेगी। और कोरोना की दूसरी लहर से जंग में उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। यूपी कल से 75 में से गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ कुल 71 जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 जिलों में ही अब कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। दरअसल यूपी में 3T के फॉर्मूले से बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हुआ है और नतीजा ये है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अंदर 1100 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 17,000 रह गई है। कि संक्रमण की जो दर में कमी आई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक विशेष जो अभियान चलाया गया, एक विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसमें 3T का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक अग्रेसिव ट्रेसिंग करके फिर अग्रेसिव टेस्टिंग कराई गई है। जैसा आपको बताया कि प्रदेश में संक्रमण कम होने के बावजूद भी जो टेस्ट हैं उनकी संख्या में कमी नहीं की गई है। बदस्तूर लगातार टेस्ट जो हैं 3 लाख से अधिक और कभी 3.5 लाख के अधिक भी हो रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो है वो हमारे साथियों ने इस प्रकार का ये कंसर्न विशेषज्ञों ने जताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अगर ये फैलता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 से 2 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष प्रयास गाँवों में किए हैं। 3 लाख से अधिक टेस्ट किया जा रहा है, जबकि जो दैनिक इन्फेक्शन के नए केसेस हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन टेस्ट को घटाया नहीं गया है। ये जो सोची समझी रणनीति है उसके अंतर्गत किया गया है।